जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन की सरकार में भी मुख्यमंत्री थे। तब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। आरजेडी ने नीतीश कुमार को फिर बड़ा ऑफर दिया है कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर खुद केंद्र की राजनीति में जाने को राजी हो तो पार्टी उन्हें समर्थन देगी। इस पर जनता दल यूनाइटेड ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूछा है कि क्या नीतीश कुमार ने इसके लिए आवेदन दिया है। आरजेडी का प्रवक्ता विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाहिए कि वो केंद्र की राजनीति करे। जी हां, आपको बता दें कि अब तक बीजेपी में भारी फूट पड़ चुकी है और बिहार में सबसे ज्यादा, और यहां पर बीजेपी को करारा हार का सामना करना पड़ सकता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान होना शुरू हो गया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इन सब के साथ राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी, गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। बता दें कि मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव बुधवार को भाजपा में शामिल हो गई। भाजपा को इसकी मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है। भाजपा इसे मुलायम परिवार रिपोर्ट के रूप में प्रचारित कर सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को चाचा शिवपाल यादव से नाराजगी का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके साथ ही लखनऊ कैंट सीट पर टकराव बढ़ सकता है। बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के यूपी में प्रचार करने पर कहा है कि ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश जाने से समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी राजनीतिक छवि सनातनी के खिलाफ है। ममता बनर्जी जिस भी पार्टी से प्रचार करे कि वो हारे कि उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी की हिंदी भी कोई नहीं समझेगा। देश के कुछ राज्यों में भले ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई हो, लेकिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में डराने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक सप्ताह के भीतर ही 250% मामले बढ़ गए। विशेषज्ञों के अनुसार महानगर में जिस रफ्तार से कोरोना का प्रसार हो रहा है उससे लग रहा है कि यहां 25 जनवरी तीसरी लहर का पीक आ जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बेंगलुरु में बीते 24 घंटे में 35,000 मामले सामने आए हैं। इससे पहले 11 जनवरी को यहाँ 10,000 मामले ही आए थे। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राहत की खबर है, जहां की संक्रमण दर में 5.52% की कमी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया में अदालत का संबद्ध निर्णय लेने की प्रक्रिया से है, खुद निर्णय से नहीं है। न्यायमूर्ति एम जोसेफ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि इस तरह का चयन अधिकार का मामला नहीं है। अपील में कहा गया है कि पुलिस महानिरीक्षक को पुलिस अधीक्षक की सिफारिश में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है। प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सीख फॉर जस्टिस SSF जांच एजेंसी के शिकंजा कसने से घबरा गया है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक मामले में जांच एजेंसियां जिस तरह से तेजी दिखा रही है उससे खालिस्तानी संगठन का सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू बौखला गया है। इसी बौखलाहट में पन्नू वकीलों मामलों की जांच कर रही कमेटी की प्रमुख इंदु मल्होत्रा को धमकी देने के बाद अब मीडिया के जरिए आम लोगों को भी धमकाने लगा है। मीडिया से जुड़े लोगों के पास भेजे संदेश में पन्नू ने गणतंत्र दिवस को लेकर धमकी जारी की है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा को भी SFJ ने धमकी दी थी। अपनी धमकी में इस संगठन ने कहा है कि इंदु मल्होत्रा को PM मोदी की सुरक्षा मामले में हुई चूक की जांच नहीं करने देंगे। पंजाब में चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तगड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। अकाली दल अपना वजूद बचाने की जद्दोजहद में है तो भाजपा 2027 तक लक्ष्य तय करने चुनाव में उतर रही है। किसान संगठन भी राजनीति में हाथ आजमा रहे हैं, मगर उनके लिए समय और दिशा का चयन ठीक नहीं बताया जा रहा है। इन सब के बीच पंजाब खड़ा है, जहाँ चिट्ठा का बोलबाला है। युवाओं में विदेश जाने की होड़ मची है। उड़ते पंजाब की इस कहानी में खाकी और खादी पर खूब सवाल उठ रहे हैं। इनके गठजोड़ पर सभी चुप हैं। मुफ्त योजनाओं की घोषणा कर राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करते रहे हैं। देश के कई महत्वपूर्ण चुनाव परिणामों पर इन मुफ्त की घोषणाओं का गहरा असर देखा जाता रहा है। यूपी चुनाव में भी इनकी शुरुआत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए मुफ्त बिजली, किसानों की कर्ज माफी, घरेलू उपयोग के लिए 300 यूनिट बिजली के साथ साथ गरीब महिलाओं के लिए 18,000 रुपये तक पेंशन की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही ई श्रम कार्ड के जरिए बड़ी गरीब वर्ग को अपने साथ जोड़ने की रणनीति अपना चुकी है। भाजपा
भाजपा के संकल्प पत्र में महिलाओं, युवाओं, गरीब वर्गों और किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। भाजपा ने यूपी चुनाव 2022 के पहले चरण के लिए स्टार प्रचारकों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में भाजपा ने 30 नेताओं की सूची जारी की है जो आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। वहीं बीजेपी की इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा के साथ पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल है। इसके अलावा लिस्ट में भाजपा सांसद वरुण गांधी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम भी शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में नगर पंचायत चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। वहीं कांग्रेस के लिए बुधवार को जारी हुए नतीजे कई खुशखबरियां लाए हैं। बताया गया है कि लातूर जिले की 4 नगर पंचायत और नांदेड़ की 3 नगर पंचायत के चुनाव नतीजों में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है। एक अधिकारी ने कहा है कि नांदेड़ में माहूर, अर्धापुर और नायगांव नगर पंचायत में 51 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिनमें से कांग्रेस ने 33 सीटें जीती है। नायगांव नगर पंचायत में कांग्रेस ने सभी 17 सीटें जीत ली है। इसके अलावा अर्धापुर में 17 में से 10 सीटें जीतने के बाद पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है और भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती पहले की अपेक्षा अधिक होगी, क्योंकि दूसरे चरण में मतदान वाली 55 सीटों में से ज्यादातर में मुस्लिम आबादी की बहुलता है और चुनाव के दौरान बरेली के मुस्लिम धर्म गुरुओं की भी सक्रियता बढ़ जाती है। यूपी में 403 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव के दूसरे चरण में 55 क्षेत्रों में 14 फरवरी को मतदान होगा और इसके लिए 21 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, अमरोह, संभल, मुरादाबाद, रामपुर के अलावा रुहेलखंड की बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर जिले के 55 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब की राजनीति के बुजुर्ग और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षण 94 वर्षीय प्रकाश सिंह बादल ने बुधवार को कोविड-19 से संक्रमित होने पर यहां पर उनकी टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्हें लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डीएमसीएच के चिकित्सा अधीक्षक संदीप शर्मा ने मीडिया को बताया कि बादल की हालत स्थिर है। चुनाव से कुछ हफ्ते पहले बादल सीनियर मुक्तसर जिले में अपने चुनाव क्षेत्र लांबी का दौरा कर रहे थे और वहाँ कोरोना संक्रमित हो गए। देश के पहले प्रधान रक्षा अध्यक्ष जनरल दिवंगत बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत ने बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इसके बाद उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें शुरू हो गई है। प्रदेश में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में हो रही पार्टी बैठक में शामिल होने गए धामी ने ट्वीट करके कर्नल रावत से मुलाकात की जानकारी भी दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज पश्चिमी यूपी से हो रहा है, जिसे जाटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। मुजफ्फरनगर में दंगे के चलते बीजेपी ने 2017 के चुनाव में पश्चिमी यूपी में क्लीन स्वीप किया था और 90% सीटें अपने नाम की थी। बीजेपी के सियासी समीकरण को तोड़ने के लिए सपा आरएलडी साथ आए हैं, लेकिन जाट मुस्लिम के बीच सियासी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बहुल मुजफ्फरनगर जिले में किसी भी सीट पर सपा आरएलडी गठबंधन ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट न देकर बीजेपी के ध्रुवीकरण के दाव को फेल करने की रणनीति को अपनाया है। लेकिन मेरठ जिले को 4 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से गठबंधन की सारी कोशिशों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जाट महासभा ने आरएलडी को चुनौती दे दी है, जो जयंत चौधरी के लिए चिंता बढ़ा सकती है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने चुनाव पर आज तक से खास बातचीत की है। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत पर कहा है कि वो मेरे लिए छोटे भाई की तरह है। हरीश रावत ने कहा है कि मैं नो एंट्री का बोर्ड लगाने वाला कौन हूं, मैंने तो सिर्फ अपनी बात रखी है, यह फैसला तो पार्टी आलाकमान को करना है। हरक सिंह मेरे छोटे भाई की तरह है, उन्होंने मंत्री रहते हुए अच्छा काम किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि हरीश रावत ने आगे कहा है कि हरक सिंह ने 18 मार्च को जो किया है वो जनता ने देखा, उनका अपराध जनता से था, उन्होंने जो किया उसकी वजह उत्तराखंड को नुकसान हुआ। जी हां, हरीश रावत ने कहा है कि प्रदेश में पिछले चुनाव कांग्रेस मेरे नेतृत्व में रही है और अब मेरे नेतृत्व में पार्टी आलाकमान ने कहा है कि चुनाव लड़ा और जाएगा। मेरे कंधों पर यह बोझ है कि मैं इस चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल करवा कर सकूं। बिहार की नीतीश सरकार की गरा दशा बुधवार को कुछ ठीक नजर नहीं आई। पहले बिहार की सबसे बड़ी अदालत की सड़कों पर नाराजगी और फिर देश की सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी ने सुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल आपकी इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।